नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो ये पोस्टमार्टम की सीरीज है, इसमें बिहार स्पेशल चल रहा है और आज के बिहार स्पेशल में हम नंदवंश देखेंगे और मौर्य साम्राज्य देखेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हमें सुन रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि बिहार के स्टूडेंट है, हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट से, किसी भी गांव के, किसी भी कस्बे से सुन रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि सुजीत सर बीपीएससी फॉर्म फिलअप करें या ना करें, इसकी तैयारी करें या ना करें। तो मैं कहता हूं कि इकलौता इस वक्त, आगे क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इस वक्त बीपीएससी ऐसी आयोग बन गई है कि बड़ा जल्दी सब कुछ कंप्लीट करवाती है। और ऐसे में एक पीसीएस की नौकरी यहां लेना जितना आसान है, उतना पूरे हिंदुस्तान में लेना कहीं भी नहीं है। तो मैं कहता हूं सारे स्टूडेंट के किसी भी स्टेट से हो, आप जरूर इस फॉर्म को भरिए। लेकिन समस्या तब उनके सामने आके खड़ा हो जाती है जब वहां लिखा रहता है बिहार स्पेशल। बड़ी डर होती है, बिहार स्पेशल में सुजीत सर कैसे होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है बिहार स्पेशल में। बिहार स्पेशल सबसे आसान है, जो जीएस पढ़ते हैं उससे भी आसान है, क्योंकि बिहार स्पेशल में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको पकड़ के रखने का है। और सच बात एक ये भी आपको बता दूं कि जो प्रॉपर बिहार से हैं उनसे भी कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं बिहार स्पेशल के जो बनते नहीं हैं। अब ऐसे में सामने आके मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि मैं आपको बिहार स्पेशल इस तरीके से बताऊं जिससे कि सुनने के बाद मजा आ जाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो जाए और आसानी से किसी भी एग्जाम को क्रैक किया जाए। और पीसीएस तो आसानी से, हमारा यही उम्मीद भी रहती है आपसे, और मैं डिजर्व भी करता हूं कि जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूं आपका रिजल्ट होना चाहिए। लेकिन तब जब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो समझिए ये अंतिम दम तक सुनिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो एक बार दिल को थाम के एक बार मेरे ऊपर रिस्क खेलिए, आपको मैं डूबने नहीं दूंगा, ये मैं गारंटी आपको बताता हूं। लेकिन साथ चलिएगा तभी हो, ऐसे संभव नहीं है, ऐसे कदापि संभव नहीं है। बाकी फिर भी अगर लगता है तो फिर मुबारक हो। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप किसी संस्था में एडमिशन करवाने के लिए सोच रहे हैं तो बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेज होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम लोग बच्चों की तैयारी करवाते हैं। अधिक जानकारी अगर चाहिए तो 9334710148 पे जो है कॉल कर सकते हैं, या फिर 9015148776 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और यहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चाहे 65th की इंटरव्यू की जानकारी हो, वो भी चल रहा है। आप अगर इंटरव्यू कहीं भी देने के लिए सोच रहे हैं तो एक बेस्ट और बेटर ऑप्शन है, आप श्योर सक्सेस में एक बार जरूर आइए। यहां पे किसी भी तरीके का कोई भी फी नहीं लगता। इंटरव्यू हम लोग जब तक हम लोग रहेंगे तब तक बिल्कुल फ्री रहेगा। इसके साथ साथ में जो है 67 का प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट हो गया, आप वहां भी जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन का नया बैच स्टार्ट है, आप वहां भी जुड़ सकते हैं, मतलब कहीं भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं नंदवंश से। बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले समझ एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद बच्चों की तरह समझा देते हैं। 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश के अंत होने के पश्चात ही महापद्म ने नंद वंश की स्थापना कर दी। महापद्मनंद ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए कलिंग की विजय की तथा वहां जिनकी मूर्ति महावीर का उठा लाया था। पुराणों ने उसे सर्व छत्रांक यानी कि सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला, याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछा है, सर्व छत्रांक तक किसे कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा महापद्म नंद को कहा गया है, जिसका मतलब होता है सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जब इस वीडियो को स्टार्ट कर दिए तो एंडिंग तक चलिएगा, मजा आएगा। बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन, और बौद्ध ग्रंथों में से उग्रसेन कहा गया है। उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी कहा गया। किसको? महापद्मनंद को, जिसने नंद वंश की स्थापना किया। ध्यान से सुनिएगा जितनी बातें बोल रहा हूं। महापद्मनंद ने एक राट की उपाधि धारण की। महाबोधि वंश यानी कि सिंघल साहित्य के अनुसार महापद्मनंद के पश्चात उसके 4 उत्तराधिकारी ने मगध पर शासन किया था, जिसका अंतिम शासक जो था वो घनानंद था। घनानंद होता यह है कि कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों ध्यान से सुनिएगा, तीनों एक ही का नाम है, और ये तीनों जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं। अचानक कुछ समस्या हो जाती है, अरबों का आगमन हो जाता है, बॉर्डर को सील कर दिया जाता है। उसके बाद जो है
और साथ साथ में अराजकता भी फैल जाती मगध में। तो यहां से जो है चाणक्य जाता है घनानंद के पास में। ध्यान से सुनिएगा, घनानंद को बोलता है आपके राज्य में ऐसी ऐसी स्थितियां हैं, आप इसको सुधार कीजिए। इसको देखने के बाद एक तो काला कलूठा चाणक्य है और थोड़ा सा लंबा जो है टीक रखे हुए है, भद्दा जैसा दिख रहा, उसकी भारी बेइज्जती की। दोस्तों एक बात याद रखिए, जिंदगी में किसी का मजाक उड़ाइए, लेकिन कभी भी जो लोग श्यामले हैं, काले हैं, उनका मजाक कभी मत उड़ाइए, क्योंकि उसका असर वक्त आने के बाद में बेअसर हो जाता है, फिर आप कहीं भी मुंह छुपाने लायक नहीं पड़िएगा। वही हस्र जो है इनके साथ हुआ। जब चाणक्य की बेइज्जती होती है तो उसी समय वो अपने आप में प्रण कर लेता है, अपने आप में एक संकल्प कर लेता है कि नंद वंश को बर्बाद करके रख दूंगा। और उसी वक्त जब वहां से गुजरता है तो एक बालक को खेलते हुए देखता है। ध्यान से, यहां पूरा डिटेल तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा बता ताकि मजा आ जाए सुनने में। देखता है एक बालक को खेलते हुए। जब खेलते हुए उस बालक को देखता है तो उसकी एक्टिविटी से, उसके सोच से, उसके दिमाग से और उसकी कला से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसे उठाता है और तक्षशिला लेकर चला जाता है, खरीद लेता है। ऑलरेडी उसको खरीद कर तक्षशिला ले जाता है, वहां शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, और फिर उसको जो है पूर्ण रूपेण ज्ञान देके मगध लाता है और घनानंद की पूरी नंद वंश को समाप्त कर देता है। उसके बाद वहीं के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया जाता है, मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। समझ में आ गई ना? चलिए आगे चलते हैं। नंद वंश के जो शासक हुए, थोड़ा सा शासक का नाम ध्यान रखिएगा, अंतिम शासक ये याद रखिएगा घनानंद है। घनानंद सिकंदर का समकालीन था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। एकदम ध्यान से अगर सुन लीजिएगा ना एक दो बार तो फिर रटने की या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या लूसेंट में रेड पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन टिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ दिमाग में रखा रहेगा। घनानंद का समकालीन था। जिस समय मगध पर घनानंद का शासन था उसी समय 326 ईसा पूर्व भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र पर सिकंदर का आगमन किया था। किंवदंतियों में घनानंद के द्वारा चाणक्य का अपमानित करने का उल्लेख मिलता है। अभी जो घनानंद का बताए थे कि जो पूरी तरीके से अपमानित करता है, चाणक्य का, कौटिल्य का, ये विष्णु तीनों एक ही है, वो किंवदंतियों में मिलता है, उल्लेख मिलता है। इस घटना से क्रोधित होकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दिया। क्लियर हुआ? आइए अब जो है अब मजेदार है मौर्य साम्राज्य। यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और दुर्भाग्य यह है कि यहां से अक्सर आप गलत कर देते हैं, अक्सर। मौर्य साम्राज्य को देखते हैं 321 से लेके 181 ईसा पूर्व तक। थोड़ा सा डेट याद रखिएगा, कुछ ऐसे डेट होते हैं जिसको आप कभी नहीं भूल सकते हैं। 321 181 याद रखिएगा। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य की वंश जो संबंधित थी सूचना के संदर्भ में विभिन्न स्रोतों के द्वारा भिन्न भिन्न मत दिए गए। महावंश टीका के अनुसार मौर्य जो है क्षत्रिय थे। महावंश टीका के अनुसार ध्यान रखिएगा ये क्षत्रिय हैं, तथा बौद्ध परंपरा में मौर्य को क्षत्रिय कुल का माना गया है, और बौद्ध परंपरा में भी मौर्य को क्षत्रिय कुल माना गया है। लेकिन जैन परंपरा के अनुसार मौर्य जो है निम्न जाति से संबंधित थे। तो अब ये चीज याद रखिएगा कि जैन परंपरा के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो निम्न जाति से संबंधित था। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ में दिए गए विवरण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो नंदराज का शूद्र पत्नी का पुत्र था। जो नंदराज थे उनके शूद्र पत्नी जो थी उसी का पुत्र जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। क्लियर है ना? कहीं कोई डाउट हो तो अब मुझे कमेंट कीजिएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य यानी कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है, का महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने नंद वंश के पतन के लिए नवीन राजवंश की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य को प्रेरित किया एवं सहायता भी किया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी जिसका संबंध राजनीतिक व्यवस्था से। कई बार कई नए बच्चे जो प्रथम बार दे रहे हैं एग्जाम, अक्सर क्या होता है जैसे पूछा जाता चाणक्य के अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, ऑप्शन में रहता राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, इनमें से कोई नहीं। अक्सर स्टूडेंट दिमाग ना सोचते हुए ऑप्शन जो है पहले वाला मारता है। अक्सर एक चीज ध्यान रखिएगा, आयोग जब भी ऑप्शन देगा तो 90% बिहार में जो भी स्टूडेंट बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं उसका पहला ऑप्शन वो करीब करीब मामला दे देगा। जैसे यहां पे देगा अर्थशास्त्र तो यहां पे पहला ही ऑप्शन देगा अर्थव्यवस्था, ऑप्शन दे देगा और आप खट से मार दीजिएगा, दिमाग लगाइएगा भी नहीं। और जब गलत हो जाएगा तो एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर निकलिएगा तो आपके आंसू गिरेंगे। उस आंसू के गिरने से बचाने के लिए मैं आपके साथ खड़ा रहता हूं, बशर्ते आपको साथ देना होगा। यहां पे राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है। क्लियर हो गया?
चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य 381 से 298 ईसा पूर्व, वो तो पूरा का पूरा वंश का था, जो ये डेट बताए थे 321 से लेके 121 पूरे मौर्य साम्राज्य का था, दिखने बेदरत तक का था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य 321 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट था, जिसने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम जो शासक घनानंद था उसको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया। उसे भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया मुक्तिदाता के रूप में भारतीय इतिहास में किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य अत्यंत प्रतापी शासक था। इसने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस निकेटर के पराधीनता से मुक्त कर दिया। पश्चिमोत्तर का मतलब क्या हुआ देख लीजिए, एक मिनट समझ लीजिए ताकि मजा आ जाए। इधर उत्तर हुआ, इधर दक्षिण हुआ, इधर पश्चिम हुआ और इधर पश्चिम हुआ और इधर पूरब हुआ। क्लियर हुआ ना? अब पूछ रहा है, क्या रहा है, उत्तर और पश्चिम भारत में, ध्यान रखिएगा। तो अगर पश्चिमोत्तर कह रहा है, यहां देखिए पश्चिमोत्तर, पश्चिम और उत्तर, यानी ये वाला जो क्षेत्र हुआ। क्लियर हुआ? यहां देखिए कलर किया हुआ, यानी कि पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस निकेटर के पराधीनता, यहां पे सेल्यूकस निकेटर जो है इस क्षेत्र को जो है पूरी तरीके से कब्जे में लेकर रखा था, इससे पूरी तरीके से आजाद कर दिया, मुक्त कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में संपूर्ण बिहार, ध्यान रखिएगा, संपूर्ण बिहार, उड़ीसा, बंगाल के विशाल क्षेत्र तथा पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत में दक्कन शामिल थे। मात्र तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के ही कुछ क्षेत्र ही थे जो मौर्य के अधीन नहीं थे, बाकी संपूर्ण भारत जो था वो मौर्य के अधीन था। ये चीज ध्यान रखिएगा, कौन सा क्षेत्र नहीं था, तो तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ ही क्षेत्र। चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के बीच, सेल्यूकस निकेटर के बीच जो है युद्ध की समाप्ति पर एक संधि हुई और इसी संधि के अनुसार सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से, जो संधि हुई थी सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध वाले क्षेत्र को दे दिया था। क्लियर है? 500 हाथी दे दिया था चंद्रगुप्त मौर्य और उसे जो है पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु वाला क्षेत्र जो है दे दिया गया था। सेल्यूकस का दूत जो था वो मेगास्थनीज था, मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र आया था। सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज जो था वो मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र आया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें मौर्य काल के प्रशासन, समाज की अर्थव्यवस्था का वर्णन किया था और इसे पाटलिपुत्र को जो है पोलीब्रोथा कहा गया। अब यहां पे जो है हमेशा कंफ्यूजन होगा, तो ध्यान रखिएगा सेल्यूकस का दूत कौन था, हमेशा ध्यान रखिएगा मेगास्थनीज, और इसने पाटलिपुत्र को जो है पोलीब्रोथा का नाम दिया था। याद रखिएगा, किसने, तो मेगास्थनीज ने। और अपना जो विवरण इसने लिखा था, जो भारत आया था, तो वो जो विवरण लिखा था उस पुस्तक का जो नाम था वो इंडिका था। याद रह जाएगा, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में पहली बार एक केंद्रीयकृत प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की। इसके प्रशासन का पूर्ण विवरण चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। चाणक्य के जो अर्थशास्त्र है इसमें कंप्लीटली इसमें मिलता है। यूनानियों ने चंद्रगुप्त हेतु सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया था। यूनानी जो थे वो चंद्रगुप्त के लिए जो है सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया गया था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर एवं सैनिक प्रशासन की देखरेख हेतु 5-5 लोग, 6-6 समितियां। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासन के संदर्भ में 28 अध्यक्ष एवं 18 तीर्थ का भी इसमें उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के स्रोत के अनुसार चंद्रगुप्त के जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। एक चीज ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। स्वीकार करके साम्राज्य को त्याग दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय जो है श्रावण बेलगोला में गुजारा था और श्रावण बेलगोला जो था वो कर्नाटक में था। जैन संप्रदाय के से जुड़े आचार्य भद्रबाहु भी पाटलिपुत्र छोड़कर चंद्रगुप्त के साथ आ गए थे और श्रावण बेलगोला में ही चंद्रगुप्त को जैन परंपरा के अनुसार अपने शरीर को जो है त्याग दिया था। अब नेक्स्ट जो है बिंदुसार, चंद्रगुप्त की पुत्र जो थे बिंदुसार, और बिंदुसार के जो पुत्र थे वो अशोक थे। इनका टाइमिंग 298 से 273 ईसा पूर्व रहता बिंदुसार का। बिंबिसार अलग है और बिंदुसार अलग है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी उसके शासन काल में सीरिया के शासक यानी कि एंटियोकस का राजदूत डायमेकस भारत आया था। किसके टाइम में, तो बिंदुसार के टाइम में डायमेकस
ठीक है ना, डाई कर रहा था। बिंदुसार का जो है बाल जो है बिंदी लगाते लगाते उजला हो गया था, इसलिए इस बाल को जो है पूरा कलर कर रहा था, डाई कर रहा था। तो डाई मेकर जो होगा वो कहां आएगा, बिंदु लगाने में। अब बिंदुसार ने यूनानी शासक से मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और तथा एक विद्वान को अपने दरबार में भेजने का अनुरोध किया था। अब है एंटियोकस। एंटियोकस ने विद्वान को छोड़कर शेष वस्तुएं जो था बिंदुसार को भेजी थी। यूनानी शासक फिलाडेल्फस यानी कि टॉलमी द्वितीय ने डायनिसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था और बिंदुसार हेतु अनेक नाम का प्रयोग हुआ है। क्लियर है? चलिए, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। ध्यान रखिएगा, तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। तक्षशिला है कहां, तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान में। बिंदुसार के टाइम में ही विद्रोह हुआ था। प्रथम विद्रोह में दमन के लिए अशोक और दूसरे विद्रोह के दमन के लिए सुसीम को भेजा गया था। अशोक और सुसीम दोनों को जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए जो है तक्षशिला में भेजा गया था। अब जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है अशोक से, यहां पर आपको थोड़ी सी बारीकी के साथ में ध्यान देना होगा। मौर्य राजवंश का महानतम शासक था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। 269 का टाइमिंग है। अशोक का राज्याभिषेक होता है 273 ईस्वी पूर्व से। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात संभवतः अशोक ने लगभग 4 वर्षों तक उत्तराधिकारी हेतु संघर्ष करना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है तो 273 के बाद पद को संभालने में अशोक को जो है 4 साल तक की कड़ी मेहनत करना पड़ता है उत्तराधिकारी के संघर्ष के लिए। पुराणों में अशोक ने के लिए अशोक वर्धन नाम का प्रयोग किया गया है। उसके उल्लेख में उसे देवना प्रियदर्शी, ध्यान रखिएगा, देवना प्रियदर्शी यानी कि देवनाम प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया गया है। किसको, अशोक को। अशोक के शासनकाल से संबंधित मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उदयगोलम से प्राप्त अभिलेख में उसे व्यक्तिगत नाम जो है वो अशोक का उल्लेख होता है, लेकिन भाब्रू शिलालेख में अशोक को जो है मगध के राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किसको, अशोक को किया गया भाब्रू अभिलेख में। कलिंग विजय, थोड़ा सा कलिंग के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय थी। कलिंग के युद्ध से हुए रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और उसने भविष्य में युद्ध नीति को पूरी तरीके से त्याग देता है और धर्म विजय की नीति को अपनाने का निश्चय कर लेता है। कलिंग के युद्ध का जो वर्णन है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंग का वर्णन जो है वो किस में मिलता है। कलिंग मतलब 13, ठीक है ना, मिलता है। शिलालेखों में दिए गए विवरण से स्पष्ट होता है कि अशोक बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। अशोक एवं बौद्ध धर्म, अब थोड़ा अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या है दोनों के साथ में रिलेशन। चलिए, अशोक ने बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त से दीक्षा लेकर, बौद्ध भिक्षु जो उपगुप्त थे उससे अशोक ने दीक्षा लिया और व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगर बाप को देखा जाए, यानी इनके दादाजी को देखा जाए तो वो जैन धर्म को अपनाए थे। बिंदुसार जो था वो सब सर्व धर्म को अपनाए हुए था। और अगर अशोक को देखा जाए तो अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित था। यह उसके द्वारा जारी तत्कालीन आदेशों एवं नीतियों में दिखाई पड़ता है। पारंपरिक अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने बौद्धों का 3रा सम्मेलन आयोजन किया था। अशोक ने बौद्ध का जो है 3रा सम्मेलन आयोजित किया था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु धर्म प्रवर्तक को केवल दक्षिण भारत में नहीं अपितु श्रीलंका, बर्मा आदि अनेक देशों में जो है इसको भेजा गया था। दक्षिण भारत में नहीं बल्कि अपने देश से बाहर भी इसके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया था। 3री बौद्ध संगीति का अध्यक्षता जो है वो कौन कर रहे थे, मोगलीपुत्र तिस। और ऐसे भी हमारे बच्चे जो क्लास के उनको अच्छे से समझा दिया हूं कि अशोक के टाइम में जो है अशोक को मोगली लगा के मारा गया था, क्योंकि अशोक की धम्म नीति की वजह से ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। और आप लोग भी हैं, आप लोग को भी मैंने बता चुका हूं। इसी समय
अभिधम पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ की रचना की गई थी। अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अभिलेख के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया था। पहला राजा जो अभिलेख के माध्यम से अपनी प्रजा का जो है संबोधन किया था। अशोक के अभिलेख में प्रकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि, ध्यान रखिएगा, प्रकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का भी प्रयोग किया गया। खरोष्ठी याद रह जाएगा, ग्रीक याद रह जाएगा, अरमाइक लिपि याद रह जाएगा, ये तीनों का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट जो है बृहद्रथ मौर्य वंश, एक सेकेंड, सॉरी, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक है बृहद्रथ। पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दिया। देखिए होता क्या है, थोड़ा सा कहानी को समझ लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना करते हैं मौर्य साम्राज्य की। आगे चले वह बिंदुसार से कुछ हद तक बस संभलता है, ठीक ठाक रहता है, काम खत्म, ज्यादा कोई उपलब्धि उनकी नहीं है। अशोक के टाइम में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अशोक को शासन को संभालने में 3-4 साल बीत जाता है उत्तराधिकारी के युद्ध के संघर्ष में। उसके बाद संभालने के बाद जो है कलिंग पे आक्रमण करता है। कलिंग में जो जिस तरीके से रक्तपात होता है उसके बाद उसका हृदय ही परिवर्तन हो जाता है, और हृदय परिवर्तन होते उसी समय वो प्रण कर लेता, मैं किसी भी हालत में अब पूरी जिंदगी में कभी भी किसी भी तरीके की अहिंसा नहीं करूंगा, कहने का मतलब कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे समाज में यानी मौर्य साम्राज्य में पतन की ओर जाना शुरू हो गया। जहां अशोक एक राजा होने के नाते धर्मनिरपेक्ष की नीतियां अपनाता, वहां अशोक जो है धर्मनिरपेक्ष को छोड़ करके बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से समर्पित हो गया, सब कुछ बौद्ध के लिए करने लग गया। और इधर जो ब्राह्मण थे वो सब कुछ इससे इनसे परेशान थे। जो भी पैसा आ रहा था, जो भी खजाना से, वो दिन प्रतिदिन घटते ही जा रहा था, कोष बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। ऐसे में ब्राह्मण को जो है कहीं न कहीं समस्या होना शुरू हो गई। ब्राह्मण ने अपना सेनापति जो है वो शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग को कर लिया, और अंतिम राजा जो मौर्य वंश के हुए बृहद्रथ, जो किसी भी एंगल से राजा लायक नहीं थे, ना तो पढ़े लिखे थे, ना तो समझदार थे, और ना ही समस्या को समाधान कर सकते थे, बल्कि अय्यासी वाली जिंदगी थी, अनपढ़ थे, गवार थे, अशिक्षित थे, जिसकी वजह से जो है इसका सहारा, ब्राह्मणों का सहारा लेकर पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी। जबकि पुष्यमित्र शुंग जो थे उनके सेनापति थे। अक्सर अगर पलासी के युद्ध से ही अगर देख लीजिए, ये अगर आधुनिक में देख लीजिए तो वहां से भी वही खेल होता है, प्राचीन में भी जाकर देख लीजिए तो वही खेल होता है, मध्यकालीन में देख लीजिए वही खेल होता है। अंतिम जो है सेनापति होगा वही उसको मार देगा और फिर से वहां से वंश की स्थापना हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं, आते हैं थोड़ा शुंग वंश को देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग से संबंधित ब्राह्मण वंश में था। पुष्यमित्र शुंग के काल में प्रमुख घटना जो है विदर्भ से युद्ध हुआ था। इसने विदेशी आक्रमण की मगध से रक्षा की थी। पुराणों में यह उल्लेखित है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। याद रखिएगा, शुंग वंश में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और इस यज्ञों की पुष्टि धनदेव के अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। 2 अश्वमेध यज्ञ की। थोड़ा सा देख लेते कन्नव वंश को। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वासुदेव ने इसकी हत्या करके 73 ईसा पूर्व में कन्नव वंश की स्थापना कर ली, और इस वंश से संबंधित पुराणों से जानकारी प्राप्त होती है। शुंगों के समान भी यह ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक जो है सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन जो शासक है शिमुख के द्वारा इसमें कर दी गई थी। तो दोस्तों आज जो है ये पूरा का पूरा मगध हमने कंप्लीट कर दिया। अब अगर इतना देख लेते हैं तो यहां से 3-4 क्वेश्चन तो हमेशा हर एग्जाम, बिहार के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर, थोड़ा सा जरूर पेशेंस रखिएगा, क्योंकि हम भी वही उम्मीद करते हैं कि आप मुझे कमेंट कीजिएगा, अपनी दिल की बात जो रियलिटी है वो बताइए। जहां तक होगा हम ज़रूर आपका सम्मान करेंगे, और जो भी हमें लगेगा सही और गलत वो ज़रूर हम बताएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।